बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नहायत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेंस प्रॉपर्टी। नाम है इसका, ये जो नया लॉ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पास किया है, द पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वीमेंस प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2021, यानी कि ख़वातीन की जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का कानून। ये याद रहे कि इससे पहले एक ऑर्डिनेंस था जिसको इसी नाम के साथ एक ऑर्डिनेंस की सूरत में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पास किया था, तो उसको सेक्शन 13 जो इस कानून का है उसके तहत इसको रिपील कर दिया गया है। हम जानते हैं कि जो ऑर्डिनेंस होता है वो एक मुख्तसर मुद्दत का कानून होता है। वो 4 महीने बाद अपनी मौत आप जो है वो मर जाता है, और डेफिनेटली जब ऑर्डिनेंस आए और ऑर्डिनेंस के जरिए से एक लॉन्ग टर्म जो मसला होता है उसको अगर हल करने की कोशिश की जाए तो जो मुतल्लिका इदारे होते हैं वो इसमें सीरियस जो है वो अपना रोल प्ले नहीं करते। उन्हें पता होता है कि ये ऑर्डिनेंस है और इसकी मुद्दत एक मखसूस जो है वो अरसे तक के लिए है, वो ऑटोमेटिकली खुद ख़त्म हो जाएगा अनटिल अनलेस उसको रिन्यू कर लिया जाए या उसको बतौर एक एक्ट के असम्बली से पास करवा लिया जाए। खैर, इस मामले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई, और एक आप यूं समझिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल क्लास है वो ख़वातीन जिनके अपने नाम पर प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही हैं, क्योंकि उनकी जायदादों पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करना पाकिस्तान में बेहद आसान है। देखिए, वैसे तो पाकिस्तान में किसी की प्रॉपर्टी सवाए एक बहुत ताकतवर जो ग्रुप ऑफ दी सोसाइटी है उसके अलावा पाकिस्तान में तकरीबन हर शख्स की जो प्रॉपर्टी है वो वल्नरेबल होती है। जो ताकतवर लोग हैं जो बड़े आराम से उनके यूपर जो है वो कब्जा कर लेते हैं। खैर, और फिर बाद में एक लंबा चक्कर चलता है उसको वापस हासिल करने का, उसकी रिकवरी का, और उसमें कवानीन यूं समझिए कि मोम की नाक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और चूंकि कवानीन में खासा सुकून मौजूद है, खासी गुंजाइशें मौजूद हैं, खासे मसाइल हैं कवानीन में कि जहाँ पे जिसकी वजह से जो ख़वातीन हैं वो अदालतों में और या कचहरियों में या पुलिस स्टेशंस में रुल जाती हैं और उनके मामले के ऊपर कोई जो है वो करार वाकई आप यूँ समझिए कि एक्शन नहीं होता। खैर, हम देखते हैं इस कानून को, मुख्तसर कानून है, 13 सेक्शंस पर मबनी है। मैं इसको रिव्यू करूंगा आपके सामने। इस कानून को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा वो है कि जहां पे आप यूं समझिए कि जहां पे अगर कोई मैटर किसी खातून की प्रॉपर्टी का जो किसी ने ग्रास्प कर ली है, किसी ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या किसी ने छीन ली है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक ज्वेलरी या लाइक जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लैंड है, मकान है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए एक मरहला है इसमें, एक आप यूं समझिए कैटेगरी है मामले को हल करने की जहां पे कोई मैटर उससे मुतालिका अदालत में पेंडिंग नहीं है। दूसरी है कि जहां पे अदालत में पेंडिंग है तो तब क्या कार्रवाई की जा सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात इस कानून की ये है कि इस कानून में एक जो है वो पंजाब ओम्बड्स पर्सन जो है उसका यूं समझिए कि उसका एक ओहदा तख्लीक किया गया है। वो ओहदा आप यूं समझिए कि एक एडिशनल चार्ज की सूरत में उसी ओम्बड्स पर्सन को दिया जाएगा जो कि हैरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट के तहत जो है वो दिया गया था। मैं इस पर एक डिटेल्ड जो है वो डिस्कशन कर चुका हूँ, उसकी वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है। मैं उसका लिंक भी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आपको अगर वो समझना है या देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं इसको। देखिए, इसका जो शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है, वो मैं आपके सामने देखता हूँ। इसको कहा जाएगा इसका जो सबसे पहले इसका होता है पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर द राइट्स ऑफ ओनरशिप ऑफ वुमेन एंड प्रॉपर्टी जनरल, यानी जिसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों शामिल हैं। खैर, सेक्शन 1 जो है वो इसका टाइटल बयान करता है जिसको हम पहले से बयान कर चुके हैं, यानी पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ विमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2021। डेफिनेशन है सेक्शन 2 में। इसमें कंप्लेनेंट कौन होगा,
कंप्लेनेंट वो मुतासरा खातून है जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया गया या जिससे प्रॉपर्टी छीन ली गई है। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट बात जिसका मैं जिक्र करता अम्बर्ड्स पर्सन है, वो सी जो इसकी सब क्लॉज है सेक्शन 2 की, वो कहता है कि मीन्स द अम्बर्ड्स पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरासमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010। यानी पहले बयान कर चुका हूं 2010 के जो कानून है हैरासमेंट एट द वर्क प्लेस एक्ट जो खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, उसके तहत जो होगा जो अम्बर्ड्स पर्सन होगी वो उसमें उसकी जो अम्बर्ड्स पर्सन होगी वही यहां पे भी अम्बर्ड्स पर्सन होगी। खैर आगे चलते हैं। फिर है इसमें प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी दोनों शामिल है। सेक्शन 3 जो है वो पावर्स ऑफ अम्बर्ड्स पर्सन को बयान करता है, क्योंकि अम्बर्ड्स पर्सन मुहतसिब का जो इदारा है वो क्या जो कवानीन वो क्या अथॉरिटी जो है वो रखेगा, वही पावर रखेगा जो पावर्स उसके पास हरासमेंट ऑफ विमेन ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वर्क प्लेस एक्ट के तहत होंगी, अलॉन्ग विद द पावर्स गिवन टू हर जो कि ये कानून फराहम करेगा, यानी दोनों पावर्स उसके पास होंगी। फिर है जो पहले स्टेज जिसकी मैं बात कर रहा था, वो मामले जहां पर कानून किसी अदालत में कोई मैटर पेंडिंग नहीं है, तो वहां पे अगर कोई खातून जो है वो अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकती है। तो वो क्या है, यानी से किसी औरत के किसी खातून से कोई चीज प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी छीनी गई, तो लेकिन अभी उसने कोई कार्रवाई किसी अदालत में इसके मुतालिक स्टार्ट नहीं की, तो ये कानून सामने आ गया। इस कानून के तहत उसको बहुत ही स्पीडी जो है वो रेमेडी अवेलेबल है। वो क्या करेगी, सेक्शन 4 इस मामले में बयान करता है कि ये सेक्शन कहता है कि कंप्लेंट टू द अम्बर्ड्स पर्सन इन केस नो प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ और पेंडिंग। अच्छा, अब होगा क्या, यहां पे पर्सन की एक तारीफ की गई है, यानी ये जो खातून होगी ये पर्सन तो होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ एनजीओ भी शामिल है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी अगर उसकी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा हो जाए, जैसा कि हमारे यहाँ होता है, इवन चैरिटी की जो एनजीओ होती हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता, उनकी प्रॉपर्टीज पर भी कब्जा कर लिया जाता है या उनसे छीन ली जाती हैं चीजें, तो वहां पे भी क्या करता है कि ये कानून वहां पे भी अप्लीकेबल होगा उस एनजीओ के लिए भी, वो भी बतौर एक मुतासरा खातून या एक मुतासरा पर्सन के अपनी जो पिटीशन होगी, अपनी जो कंप्लेंट होगी, वो अम्बर्ड्स पर्सन को जो है वो दाखिल कर सकेगी। अच्छा, क्या होगा इसमें, जो मैं अब कुछ सीधा ये इस जो सेक्शन 4 है मैं इसके तहत आपको बयान करूंगा। सबसे पहले तो जो अम्बर्ड्स पर्सन होगा वो खुद इसकी इंक्वायरी करेगी। अच्छा, फिर अगर वो समझे कि मामला इंक्वायरी तलब है, डिटेल इंक्वायरी रिक्वायर्ड है, या डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ है वो उसको रिक्वायर्ड है, उसके पास नहीं है लेकिन वो अवेलेबल है मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के पास, तो क्या करेगी कि वो मामला मुतल्लिका डीसी को, जहां पे ये मामला पेश आया, जहां पे ये जो है वो डिप्राइव किया गया खातून को उसकी प्रॉपर्टी से, वो उस मुतल्लिका डीसी को सबमिट करेगी, जो कि 15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे मजीद इंक्वायरी की जरूरत हुई तो वो खुद इंक्वायरी करेगी इस रिपोर्ट आने के बाद, इस डीसी इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद, और अगर नहीं है तो फिल फॉर वहां पे ऑर्डर पास कर देगी, जो कि जो या जो रेमेडी होगी वो प्रोवाइड कर देगी उस मुतासरा खातून को। अच्छा, फिर यह है कि अगर यूं समझिए कि वो डीसी की इंक्वायरी आ गई और दोनों फरीकैन को तलब करेगी और देखेगी कि क्या इसके ऊपर किसी दूसरे फरीक को सुनने की जरूरत है, डेफिनेटली सुनने की जरूरत हर जगह पे होती है, तो वहां पे सुनने के बाद उसको 60 दिन के अंदर अंदर एतराजात का फैसला करके फिर जो है वो ऑर्डर पास कर देगी उस मुतासरा खातून की दाद रसी के लिए। अच्छा, ये तो हो गया सेक्शन 4। फिर है कि इसमें होगा क्या कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी टू दी वुमेन। सेक्शन 5 दरअसल वो है कि जहां पे वो प्रोवाइड करता है कि अगर ये साबित हो जाए कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो गैर कानूनी तौर पर छीनी गई है और उस औरत का कोई कसूर नहीं है, तो वहां पे वो ऑर्डर करेगी मुतल्लिका डीसी को या किसी और डिपार्टमेंट को या पुलिस स्टेशन को कि वो उस प्रॉपर्टी को उस खातून को जो है वो लेकर दे। अच्छा, अब इस सूरत में वो मुतल्लिका थाने को तलब कर सकती है, एसएचओ को डायरेक्ट ऑर्डर कर सकती है, और इस मामले में क्या होगा कि जो डीसी है वो उस प्रॉपर्टी की जो डिलीवरी है उसको उस खातून को देकर 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो अम्बर्ड्स पर्सन को देगा। अच्छा, अब ये होगा कि हम जानते हैं कि बहुत से कानूनी मसाइल ऐसे हैं
कानूनी ऐसे मैटर हैं कि जिसमें अम्बर्स पर्सन या अम्बर्समैन के पास जो है वो यूं समझिए टेक्निकल जो है वो टेंडेंसी अवेलेबल नहीं है कि उसका फैसला कर सके। बहुत से कानूनी पेचीदा मैटर हैं। इस सूरत में अगर अम्बर्स पर्सन ये समझे कि जो इंक्वायरी मैंने की है या जो इंक्वायरी रिपोर्ट डीसी ने मुतल्लिका डीसी ने सबमिट की है वो दोनों इस काबिल नहीं है कि किसी मैटर को जो है वो बयान कर सकें, तो इस सूरत में वो क्या करेगी कि वो मुतल्लिका जो सिविल कोर्ट है उसको रेफरेंस बना के भेजेगी और मुतल्लिका सिविल कोर्ट उसको एज अ सिविल सूट सुनेगी। यानी जब वो सिविल सूट हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड का इतलाक जो है वहां पे होता है। वो एज अ रेगुलर नॉर्मल सिविल कोड जो है उसका फैसला करेगी। अच्छा, अब यूं होगा कंप्लेंट टू द, अब सेक्शन 7 क्या कहता है, कंप्लेंट टू द अमर्स पर्सन इन केस प्रोसीडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ आर पेंडिंग। अच्छा, वो जिसका मैं शुरू में मैंने जिक्र किया कि एक तो हमने देखा कि जहां पे कोई मैटर जो है वो सिविल कोर्ट में पेंडिंग नहीं है और उस खातून को क्या रेमेडी हासिल है इस कानून के तहत। अब दूसरा मरहला ये है जो कि सेक्शन 7 में है कि जहां पे उसने ऑलरेडी कोई से सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन कर लिया है या उसने 22 से 22B के तहत कोई पर्चे की दरखास्त दे दी हुई है मुतल्लिका जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में, तो या इसके अलावा कोई प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग है, तो वहां पे क्या होगा। वहां का जो प्रोसीजर है वो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता ही है। क्या होगा कि जो पहली बातें हमने सेक्शन 4 के तहत देखी वो होगा, और दूसरा पहलू ये है कि इस सूरत में भी जो अम्बर्स पर्सन होगी वो अपनी कार्रवाई स्टार्ट करेगी, उसी तरीके से इंक्वायरी, उसी तरीके से डीसी से रिपोर्ट, उसी तरीके से खुद इंक्वायरी, लोगों को सुनना, दोनों तरीके का सुनना, ऑब्जेक्शन का फैसला करना, और इसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो मुतल्लिका जो कोर्ट होगी उसमें दाखिल करेगी। और एक जो इसमें उसको आप यूं समझिए कि बड़ा एज हासिल होगा उसकी इस रिपोर्ट को कि वो रिकमेंड कर सकेगी मुतल्लिका सिविल कोर्ट को कि वो इस कार्रवाई का फैसला अम्बर्स पर्सन को करने दे और अपनी कार्रवाई रोक ले। यानी जैसे ही रेफरेंस जो है उसका दायर होगा और विद द रिकमेंडेशन कि वो खुद कार्रवाई करना चाहती है, यानी ये पावर उसको अम्बर्स पर्सन को हासिल है। दूसरी कि वो मुतल्लिका कोर्ट को कहे कि आप खुद इसको प्रोसीड विद करें, या कोई और मैटर जिसमें कि वो कोर्ट को आप यूं समझिए कि रिक्वेस्ट कर सकती है कि इस मामले को यहाँ पर रोका जाए, टर्मिनेट किया जाए या सस्पेंड किया जाए, ताकि वो इस मैटर का फैसला कर सके अपने तौर पर, अपने जराए से, बीइंग एन अम्बर्स पर्सन। फिर है सेक्शन 8 जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ रेंट। यानी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जाहिर है एक शख्स ने साल तक किसी प्रॉपर्टी का गैर जो है कानूनी इस्तेमाल किया है, तो फिर उस प्रॉपर्टी के जो रेंट जो होगा, यानी उस प्रॉपर्टी का अगर उसको रेंट में दिया जाता, जो रेंट होता उसको कैलकुलेट किया जाएगा उतने अरसे तक। अगर फैसला कानून खातून के हक में आ गया है तो फिर उस रेंट की रकम को भी दिलवाने का ऑर्डर कर सकती है अम्बर्स पर्सन। अच्छा, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर जैसे हम पहले से कह चुके हैं, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन भी दिया गया है, एक स्पेसिफिक प्रोविजन जो कि बड़ी स्ट्रांग बात होती है किसी कानून में। यहां पे भी वो दी गई है कि वो कोई कार्रवाई मुतल्लिका डीसी, मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर, मुतल्लिका कोई और इदारा कि जो इस एग्जीक्यूशन में मदद कर सकता है उसको वो ऑर्डर कर सकती है कि इस एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करके उस औरत की दादरसी जो है वो की जाए। अच्छा, फिर इसमें एक निहायत इंपॉर्टेंट है जो सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 है बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ये है कि जनाब अगर मैटर अम्बर्स पर्सन के पास पेंडिंग है, कोई कोर्ट उसके अगेंस्ट स्टे जो है वो नहीं दे सकती। अच्छा, अगर उसने उसको कर दिया हुआ है फैसला और उसने इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेज दिया, एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसके खिलाफ भी कोई मैटर जो है वो नहीं सुना जा सकता। इतना स्ट्रॉन्ग बार ऑफ जो ज्यूरिसडिक्शन है वो हासिल है अम्बर्स पर्सन की प्रोसीडिंग को। फिर आखिरी जो 13 जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, सेक्शन 13 जिसके तहत पहला जो ऑर्डिनेंस है वो मनसूख कर दिया गया है। ख़वातीन हज़रात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कानून है। तमाम जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, तमाम जो लोग, खासकर वो ख़वातीन जो कि इस सोसाइटी में बसती हैं जिनके साथ कोई यूं समझिए कि कोई उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया गया है, उनको डिप्राइव कर दिया गया है, चाहे इमूवेबल है
चाहे मूवेबल है, उनको चाहिए कि इस वीडियो को देखें और समझें कि उनके पास एक बहुत खूबसूरत, बड़ा शानदार, बड़ा मजबूत कानून मौजूद है अपनी दाद रसी करने के लिए। मुतल्लिका अपना कोई लॉयर हायर कीजिए, या इसके अलावा आप पर्सनली भी, 10% की तो प्रोसीडिंग ऐसी होती है जिसमें किसी कानून जो वकील है, किसी लॉयर है, एडवोकेट की जरूरत नहीं होती। आप खुद भी अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट जो है वो दाखिल कर सकते हैं। खैर, इस कानून के ऊपर जो मजीद कोई डिस्कशन, कोई बात, कोई सवाल, कोई अगर आप पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। किसी नए टॉपिक के लिए आइंदा जो है वो इंशाल्लाह इसको डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।